कुकर की दूसरी सीटी बज रही है और मेरे हाथों की रफ्तार तेज हो गई है ब्रश करते करते। आनन फानन में मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारकर अपने ही दुपट्टे से पोंछकर किचन की ओर भागती में। अभी 10 मिनट हैं बच्चों और इन्हें उठाने में, ऐसा इशारा घड़ी ने किया मुझे। अरे लो, अपना परिचय तो कराना ही भूल गई मैं माला, मतलब माला सुशांत वर्मा। उम्र यही कोई 36-37 वर्ष और पहचान 13 और 11 वर्ष के 2 प्यारे बच्चों की माँ। हाँ हाँ, समझती हूँ कि पहले मैं पत्नी हूँ फिर माँ, पर जीवन की इस आपाधापी में पत्नी होना कुछ खास महसूस ही नहीं हुआ। सभी के आशीर्वाद से विवाह हुआ मेरा, एक अच्छा आकर्षक आदमी से। और सभी नव जोड़े की तरह घूमने फिल्म देखने भी जाते हैं ना हम, पर साड़ी और ऊंची हील पहनने में कभी इनके कदम से कदम नहीं मिला पाई, और धीमा चलना शायद इन्हें आता ही नहीं था। तीसरी सीटी ने वापस जमीन पर ला दिया मुझे। चाय चढ़ाकर कदम बढ़े चले सुशांत को उठाने, पानी टॉवल और अखबार रखकर चाय का बुलावा दे दिया उन्हें, रोज की तरह। और ये सुलभ और अंशिता भी ना रोज इतना परेशान करते हैं ना उठने में। अभी बस निकल जाएगी तो सुशांत को इन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा और सुबह सुबह ही मूड खराब हो जाएगा उनका। उठो बेटा, जल्दी करो। 1 मिनट मम्मी, बस 1 मिनट, सुस्ताया सा सुलभ बोला, और सुर से सुर मिलाती अनमनी से अंशिता भी। नहीं जाना स्कूल, बस घड़ी की ओर घूरती प्यार दुलार से दोनों को उठाया और भेजा तैयार होने। फटाफट सबका टिफिन पैक किया और लग गई जल्दी से कमरों को संवारने। काश जिंदगी भी ऐसे ही संवर जाती। ये मत सोचना कि उदास हूँ मैं या संतुष्ट हूँ, क्या पता बाहर से देखने पर तो सब ठीक ही लगता है, पर भीतर रोज कुछ खटकता सा है बेआवाज। कहीं कुछ टूटता है फिर जुड़ जाता है अपने आप, और फिर चल पड़ती है जिंदगी अपनी ही रफ्तार से। 7:30 बज गए हैं। सुबह का भूचाल शांत हो गया इन सबके जाने से। आज सुशांत को भी जल्दी जाना था किसी काम से, क्या पता क्या काम, शायद बताना भूल गए होंगे। हाथ में चाय का कप पकड़े में चल पड़ी अपनी तैयारी पर। बस बाई समय पर आकर सब काम कर दे तो सब संभला है। मुझे भी तो निकलना है कुछ देर में। लो आ गई लक्ष्मी गुहार लगाती, बीबी जी सर दर्द हो रहा है, चाय पिला दो आज। पहले समझ गई, आज फिर पति के गुस्से का निशाना बनकर आई है। पर कुछ कहे सुनकर भी तो कोई फायदा नहीं। हमारे समाज में बहुत कुछ बस घटता है बिना कारण, बिना किसी हल। अपने हाथ का कप उसे पकड़ाया, एक सिर दर्द की गोली दी और नहाने चल दी मैं। समय जैसे भाग रहा है, दिन महीने साल तो गुजर गए। आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो दिखती है बालों में चमकती चांदी। समय ही नहीं मिल पा रहा पार्लर जाने का। अलमारी खोलकर बरबस ही हाथ आ गई ये गुलाबी साड़ी। कम ही पहन पाती हूँ साड़ी आजकल। इतनी अफरा तफरी में बस किसी तरह तैयार होकर निकलना भी किसी जंग से कम नहीं। पर आज कुछ मिनट है मेरे पास, क्या अपने लिए तैयार होकर आज बाल क्लच नहीं बांधे मैंने, बल्कि एक ढीली सी चोटी करके छोड़ दी। और ये क्या, ये चांदी का ब्रेसलेट, इसे तो जैसे भूल गई थी मैं, आज इसे ही पहन लेती हूँ। फटाफट बिंदी सिंदूर घड़ी पहनकर जब बाहर निकली तो लक्ष्मी बोल पड़ी, आज क्या है बीबी जी, अच्छी लग रही हैं आप। तब एहसास हुआ कि जिम्मेदारियों को निभाते निभाते खुद को कहीं भूल गई हूँ मैं। आज अचानक 10 मिनट खुद को दिए तो मुस्कुराकर वापस कमरे में गई और लगाई गुलाबी लिपस्टिक और अपना पसंदीदा इत्र। ये नहीं कि रोज यहाँ से ट्रेन नहीं पकड़ती मैं, पर आज लोग कुछ अलग हैं। क्या वो गेट के पास वाला गार्ड कुछ मुस्कुराया? क्या और अखबार बेचने वाले लड़के की आंखें कुछ चमकीली हैं? क्या आज चलो छोड़ो, अपनी निर्धारित ट्रेन के रोज वाले कोच में चढ़ चुकी मैं और हल्की सी गर्दन हिलाकर कुछ लोगों को अभिवादन करती हुई अलग हूं मैं क्या? आज तो एक फिर से लोग अलग से क्यों लग रहे हैं मुझे? आज क्या बदल गया है? क्या मैं? ये सामने वाली सीट पर बैठकर हमेशा अपनी किताब में खोए रहने वाले ये सज्जन आज इतने चमकरत क्यों हैं? इनकी आंखों में आज कुछ तारीफ का भाव है क्या? एक मौन का स्वाद रहा हमारे दरमियान, ना जाने क्यों। नाम नहीं जानती मैं इनका, कभी पूछा ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी कोई। पर ये बैठते रोज यही है, शायद किसी बैंक में काम करते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में। जो किताबें ये पढ़ते रहते हैं ना, उन्हें देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। आ गया मेरा स्टेशन और बढ़ चढ़े कदम ऑफिस की ओर। समय पर हूँ मैं, असल में हमेशा ही रहती हूँ। पसंद ही नहीं देर से आना और किसी की कोई ऊंची नीची बात सुनना। अक्सर सुशांत कहते हैं कि क्यों इतनी जल्दी में रहती हो, अगली ट्रेन भी पकड़ो तो पहुंच जाओगी।
क्या बोलूं उन्हें। खैर, लिफ्ट का बटन दबाया और अपनी फ्लोर पर पहुंचकर फिर चौकी में, क्योंकि भोला जी बोले, हैप्पी बर्थडे मैडम जी। ये भोला जी कहने को तो चपरासी हैं हमारे यहाँ, पर इनकी उम्र का लिहाज करके मैं इन्हें दादा या भोला जी ही कहती हूँ। अरे नहीं दादा, आज कोई जन्मदिन नहीं है मेरा। ऐसा कहते हुए कुछ अविश्वास से देख लिया उन्होंने मुझे, जैसे अपने मिठाई के पैसे बचाना चाहती हूँ। औरों की तरह हंसकर अंदर पहुंची तो सभी की नजरों में एक लक्ष्मी, अरे मेरा मतलब एक अच्छी लग रही हो का भाव दिखा मुझे। रीता और महक तो पीछे ही पड़ गईं कि बता क्या बात है। लो, अब तो ठीक से तैयार होकर आना भी गुनाह हो गया। यहाँ पूरे दिन एक नसों में एक अलग ही स्फूर्ति रही। आज थकान और गर्मी कुछ कम है ना। आज वापसी ट्रेन में फिर वही रोज का सा हाल, कोई म्यूजिक सुनकर तो कोई मोबाइल में गेम खेलकर अपनी थकान मिटा रहा था, और मैं रोज की तरह खिड़की से बाहर गुजरती हुई जिंदगी को देखती ना जाने किस ख्याल में खोई हुई थी। तभी एक अनजान मगर भला सा महसूस हुआ जब कोई बोला, मुझे नहीं पहचानती हो ना माला। मुड़कर देखा तो आश्चर्य करने की बारी मेरी थी। वही सज्जन मुझे संबोधित कर रहे थे जो मेरे रोज के मुख्य सहयात्री थे। मेरे विस्मय पर शालीनता से बोले, मैं अश्विन, कॉलेज में तुम्हारा सीनियर और आर्टिकल एवं प्रोजेक्ट के कामों में पूरा करने में तुम्हारा सहयोगी। जैसे अचानक अतीत का कोई झरोका सा खुल गया और याद आ गया मुझे मेरा वो रूप, जहाँ किताबें थी, लेखन था, साहित्य चर्चाएं थी और समाज को सही दिशा देने के युवा इरादे थे। सहसा मेरे मुंह से निकला, कितना बदल गए हो तुम। सॉरी आप। मेरा इशारा शायद उनकी फ्रेंच कट दाढ़ी, बड़े चश्मे और चांदी भरे बालों की तरफ था, पर जो नहीं बदली थी वो थी उनकी हंसी, जो आज भी वही है। मैं 15 साल बाद सुन रही थी और इतने दिनों के सफर में कभी नहीं देखी थी। संकोच में सिमटी सी गई मैं, आज गुनगुनाते हुए घर में घुसी मैं और रोजमर्रा के कामों में जुट गई। समय की चक्की फिर अपने सदी सदाई रफ्तार से घूम रही थी। सबके जो सो जाने के बाद आज पुराने एल्बम लेकर बैठ गई मैं। शादी की सभी रस्मों को फिर से जीती हुई मैं पापा मम्मी के उन शब्दों को गुन रही थी कि इतना अच्छा लड़का है, सामने से रिश्ता आया है और कोई मांग भी नहीं है उनकी। तू सबसे बड़ी है, एक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और शादी के बाद तेरी पढ़ाई जारी रखने से भी एतराज नहीं है उन्हें। रिया मेरी छोटी बहन तो जैसे दीवानी हो गई सुशांत की फोटो देखकर, पर भाई के छोटे से माथे पर चिंता की लकीरें थी कि सब सही तो होगा ना। सगाई बड़ी सादगी से हुई और समय पंख लगाकर उड़ चला और लो विवाह भी हो गया देखते देखते। नए जीवन के नए सपने संजोती में कुछ विस्मित कुछ चमकरत बढ़ चली एक नई डगर पर, उनके साथ कदम से कदम मिलाने की चाह में। पर बहुत जल्दी सीख लिया कि साथ नहीं चल सकूंगी मैं, क्योंकि हमारी चाल ही कुछ अलग है एक दूसरे से। शोक, कुंठा और दर्द को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर मैंने, और समझा जीवन का सार कि जो है जैसा है, जितना है अच्छा है, यही नियति है, इसी में गति है। पंख लगे समय की उड़ान में संग उड़ चली मैं, दोनों बाहें फैलाए स्वागत करती सुलभ और अंशिता का। इस सबके बीच पढ़ना जारी रखा और शिक्षा विभाग में नौकरी भी। बस जो पीछे छूट गया था मेरा स्वयं, मेरे अंदर का वो व्यक्ति जो माला था, श्रीमती माला वर्मा नहीं। आज सोना नहीं है क्या? आंखें मलते सुशांत ने पीछे से आकर पूछा। वर्तमान में मैं प्रवेश करती उठ खड़ी हुई मैं, इन्हें पानी का गिलास दिया और उसके बचे हुए घूंट को अपने हलक में उतारते समय ठिठकी में, सभी पत्नियां ऐसी ही तो होती है ना, मैं कोई अलग थोड़े ना हूँ। हाँ, बहुत सी बातें होती हैं अश्विन के साथ, अतीत की, वर्तमान की और फिर से देश के भविष्य की। उसने भी अपने आदर्श समाज के सपने को अपने कुर्ते के साथ उतारकर जिम्मेदारियों की पैंट शर्ट पहन ली। यही जीवन है, यही संसार है। पर रोज के इस सफर में बहुत कुछ जीने लगे थे हम दोनों। अपने माला होने पर फिर से एहसास करा रहा था वो मुझे, और मैं इस सुखद एहसास में उसके साथ खुश थी। आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान। जब भी गुनगुनाती या मुस्कुराती हुए कुछ काम करती तो सहसा ही सुशांत की नजरें उठ जाती मेरी तरफ, एक विस्मय, एक सवाल के साथ, और मैं सकपका जाती जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। बेमतलब ही उनको संदेह के सांपों ने घेरना शुरू कर दिया था और मैं थी इस सब से बिल्कुल अनजान। अब मेरे तैयार होते समय टीवी अखबार में नहीं घूरते सुशांत, बल्कि खामोश से देखा करते। कभी कपड़ों, कभी घड़ी तो कभी श्रृंगार पर बोल उठते, बड़े दिनों बाद पहना है तुमने ये, कोई खास बात है? मैं हल्की सी गर्दन हिलाकर नकार देती और बस वे देखते रहते। ना जाने कितने सच्चे दिल में लिए आज अचानक मुझे लेने मेरे बस स्टॉप पर आ गए।
सुशांत और मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं। मेरा चेहरा भी अजीब लगा उन्हें। पर क्यों? चलो छोड़ो, होगा कुछ। अपने नियति कामों से फारिग होकर जब सोने के कमरे में पहुंची तो जाग रहे थे वो। कुछ इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर अचानक ही बोल पड़े। और तुम्हारे स्टाफ में सब वही लोग हैं या कोई नया आया? चौंक कर मैंने कहा, ऐसा तो कोई खास नहीं। पर ना जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हुई मुझे। फिर अपने अंदर ही आशंका को दबाकर मैंने सोचा, नहीं नहीं, अब बदल गए हैं ये। समय के साथ परिपक्वता आ गई है अब थोड़ी। न करवट बदलते सोते जागते सुबह हो गई और रोज का रूटीन शुरू। इनके चले जाने के बाद कुछ बेचैन सी हो रही मैं, पर नकारात्मक को त्यागने के अपने निश्चय कर वापस आते हुए तैयार होकर निकल पड़ी अपने काम पर। आज अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय जाने कैसे विचार आ रहे थे। कुछ कसमसाहट सी महसूस हो रही थी। फिर चढ़ी अपने कोच में और रोज की तरह मुस्कुराकर अभिवादन किया लोगों का। अश्विन की गुड मॉर्निंग का जवाब देकर जैसे ही बैठी, दिल जैसे निकलकर हलक में आ गया। एक अनजानी आशंका और पहचाने से दर्द ने दिल को घेर लिया। सामने से सुशांत आ रहे थे, पर मैं जैसे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे पा रही थी। बस मुख पत्थर हो गई थी। इतने वर्षों बाद फिर से मेरे मनोस्थिति से अनजान अश्विन से रोज की तरह बातों का सिलसिला शुरू कर दिया था, और लोगों को बीच से हटाते हुए सुशांत मेरी ओर बढ़ रहे थे। ये है वो। कटास के साथ मेरे बगल में बैठ गए वो। आश्चर्यचकित अश्विन बोल पड़े, माफ कीजिएगा। किंतु पर उसके आगे वो नहीं। सुशांत बोले, जनाब, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपनी खुद की पत्नी से दो बात कर लूं मैं। सकपकाकर चुप हो गए अश्विन, बेहद विस्मित मेरी आंखों के पानी पर जो पलकों पर ही ठहरा हुआ था। खुद को संभाल कर दोनों का परिचय कराया मैंने, एकदम संयम से, मशीनी रूप से। एक ब्रेक लगा, ट्रेन रुकी और उतर गए हम दोनों अपने घर जाने के लिए। इतना घेरा सन्नाटा किसी तूफान का अंदेशा है, ये जानती हूं मैं, और शायद किस तूफान का ये भी। फिर भी रोम रोम से दुआ निकल रही थी कि नहीं ईश्वर, नहीं, अब नहीं। बच्चों के सोने के बाद आज कितना डर रही हूं मैं अपने ही कमरे में जाने से। ऐसा नहीं कि जो होने वाला है वो पहली बार है, पर फिर भी बड़े दिनों बाद है, और शायद उस भाव को जीना सहना भूल चुकी हूं मैं। कुछ बेहद चुभते से शब्द बह रहे थे मेरे आंसुओं में, और निर्दोष होते हुए भी एक अपराधी सी खड़ी हूं मैं कटघरे में। पता नहीं क्यों सुशांत इतना कड़वा बोलते और इतने हल्के हो जाते हैं अपनी ही पत्नी के प्रति। शादी के बाद लगता था कि समय के साथ मुझे समझ जाएंगे और फिर ऐसा नहीं बोलेंगे, पर ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। सब ठीक है हमारे बीच, बस इनका विश्वास, इनका यकीन बेहद कमजोर है, अकारण है। शब्द कुछ नहीं कर पाते ऐसे में, और मेरे मौन को हमेशा मेरी स्वीकृति समझने का दम पाले हुए हैं आज तक। समझ नहीं आता कि पुरुष इतनी आसानी से कैसे कुठाराघात कर देता है स्त्री के चरित्र पर, उसके सम्मान पर, उसकी आत्मा पर। अपने माता पिता की अच्छी बेटी में, अपने भाई बहन के लिए उदाहरण में, अपने कुंवारेपन में भी कभी किसी के प्रति आकर्षित नहीं हुई। अपने आदर्शों पर चलते हुए अचानक 21 वर्ष की अधकच्ची उम्र में सुशांत की हो गई मैं, न सिर्फ तन से अपितु मन से भी। मन में उनके लिए रोमानी ख्याल उठते थे, पर जल्द ही समझ गई या समझा दी गई कि कितनी कमतर हूं मैं हर तरह से। उनके बड़े कदमों और तेज चाल से कहीं पीछे छूटती चली गई मैं, एक इंसान के रूप में, और रह गई तो एक पत्नी जो बनती बिगड़ती रही उनके हिसाब से। नक्शतर से चुप जाते वो जब मुझे छत पर देखकर वो दूसरों की छतों पर जाने क्या ढूंढते, या किसी से हंसकर वो फोन पर बात करते देख कुछ अजीब सा देखते। और हद तो तब हो जाती जब कोई मिस कॉल या ब्लैंक कॉल आ जाती, जैसे मैंने ही कोई अपराध कर दिया हो। और इस सब के बीच सुलभाषिता के आने से कुछ ठहराव आया था। शायद यह मेरा खुद को भूल जाना ही ठहराव का कारण था। और आज जब मैंने खुद को संवारा तो वही सर्वदश फिर से। आज तैयार नहीं हुई मैं, अपना पुराना कॉटन का सूट निकाला, बेतरतीब बालों को क्लच में समेटा जैसे तैसे, और बहती अश्रुधारा के बीच गुलाबी लिपस्टिक पीछे डाल दिया अलमारी में, ताला लगाया घर पर, और अपने कुछ खुद को पाने के इरादे पर, और नपे तुले कदमों से चल पड़ी अपनी पहचानी डगर। सामने खड़े हैं सुशांत, देख रहे हैं मुझे जाते हुए। संवादहीन एक शांति है उनके आंखों में, और एक निश्चय है मेरे हृदय में। चढ़ती ट्रेन में अभिवादन भी अश्विन की नजरें उठी, मुझसे टकराई चौकी, और एक सन्नाटा पसर गया हमारे बीच। नम है उनकी भी आंखें, लाचारी से, एक अजीब सी अपराध बोध से, जिसका उनसे कोई संबंध भी नहीं। और उनके इस अपराध बोध ने मेरे सीने के दर्द को और भी बढ़ा दिया। नजरें फेर ली मैंने, क्योंकि अब कहना क्या और सुनना क्या।
कितनी देर लगती है लबों के यूं हिलने में, एक उंगली के उठने में और शब्दों के ज़ेहर होने में। क्यों इतनी आसानी से पुरुष किसी स्त्री के चरित्र पर हमला कर देता है। किसी भी स्त्री के लिए मूर्ख कहलाना उतना अपमानजनक नहीं जितना चरित्रहीन, क्योंकि चरित्र ही उसका गहना है और उसका सबसे कमजोर कोना, जिस पर वो कोई आघात से नहीं पाती। बिखर जाती है या विद्रोही, किंतु अवश्य ही स्वयं से जुदा हो जाती है। सदियों से पुरुष प्रधान समाज में औरतों के चरित्र पर बहुत लक्षण किए गए हैं और समाज मुख बधिर होकर तमाशा देखता रहता है। अरे जिसने सीता को नहीं छोड़ा वो माला को क्या छोड़ेगा। और दोष तो ये स्त्री का भी है। क्यों सह जाती है वो ये सब, कभी परिवार के नाम पर, कभी परंपरा के नाम पर, तो कभी मूल्यों के नाम पर। यही सब सोच रही थी माला कि अचानक अश्विन बोले, कल से मैं इस कोच में नहीं आऊंगा, या शायद इस ट्रेन में नहीं। यही उचित होगा शायद तुम्हारे लिए। अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ईश्वर सब ठीक करेगा। कुछ फिर दरका, कुछ टूटा और फिर टीस वही पुरानी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।